सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल मंजिल भारत। दोस्तों मैं लेकर आऊं सभी के लिए 5 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज ऑफ मैथ्स इन जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस। साथ ही दोस्तों ये सारे एमसीक्यूज जो हैं ये बार बार पूछे गए हैं दूसरे एग्जामिनेशंस में भी, यानी कि यूपीएससी का सीसैट हो जाए, एसएससी के बाकी एग्जामिनेशंस हो जाए जहां सीएचएसएल या एमटीएस या सीजीएल आ जाता है, या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन किसी को भी उठा के देख लोगे आप, ये 5 एमसीक्यूज जो होंगे ये बार बार देखने को मिलेंगे आपको। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यूज हैं ये जेकेएसएसबी भी लगातार और हर साल देखने को मिला है किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर उन्होंने ये सवाल जो है ये पूछे हैं। यानी ये पूरा वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आप सभी के लिए आने वाली जेकेपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए, जिसकी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी ने कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आउट कर दी है। तो आप सबको मालूम होगा लगभग 4000 वैकेंसीज के ऊपर अब जेकेएसएसबी जो है वो नोटिफिकेशन दे चुकी है और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। और उस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये पूरा वीडियो जो रहेगा लगभग 20 से 25 मिनट का, ये आपके लिए एक मैं बोल सकता हूं माइंड ओपनर रहेगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और ये आपको एक रास्ता जो है वो दिखाएगा कि आगे पूरा मैथ्स आपको पढ़ना किस तरह से है। दोस्तों इस वीडियो में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर शॉर्टकट यूज करने, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। बट सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे नहीं जाना होता है, मैं हर एक वीडियो में बता चुका हूं। आपको पहले कॉन्सेप्ट जो है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप शॉर्टकट के ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हैं मंजिल भारत यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। देखो भाई, आप में से कई सारे बच्चे वो भी होंगे जिन्होंने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और वो अब कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जैसे ही देखने को मिली, आउट हुई है, उन्होंने पढ़ना वापस से शुरू करा होगा। तो देखो हमारे जितने भी टीचर्स रहेंगे इस चैनल के ऊपर या अभी तक पढ़ा रहे हैं, उन सबकी सोच, उन सबका तरीका, उन सबका सलीका वो ऐसा ही रहेगा कि भाई वो बच्चा जो बड़ी देर के बाद पढ़ाई शुरू करने वाला है उसे भी वो चीज़ों के बारे में समझ आए। तो मैं भी ये सभी एमसीक्यूज को उसी तरह से समझाऊंगा। ऑलरेडी आपको याद होगा जिन्होंने जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जिनको नहीं मालूम मैं उनको बता दूं, अगर जेकेपी कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स चाहिए आपको, हमारी मंजिल भारत यूट्यूब चैनल के जरिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है वहां ज्वाइन, वहां पे क्लिक करें और आ जाए हमारे मंजिल भारत एप्लीकेशन के ऊपर। वहां पर जेकेपी कांस्टेबल कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर ऑलरेडी 150 के करीब वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। यानी आप बैठ के आज से ही अपनी तारीख जो ये तैयारी है वो शुरू कर सकते हैं और आज से ही अगर आप चाहें तो लगभग अगले 1-1.5 महीने के अंदर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि वहां वीडियोस का वेट नहीं करना होगा आपको, ऑलरेडी वहां पड़ी हुई है। तो दोस्तों उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जरूर जाइएगा, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट पिन करके दे दिया जाएगा आपको। चलिए आइए एक बार देख लेते हैं ये एमसीक्यूज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें क्या क्या है सीखने को। देखो चाहे ये 5 ही एमसीक्यूज है, बट इन 5 एमसीक्यूज के जरिए मैं आपको एक मैथ्स का पूरा जो ट्रैवलिंग है या पूरा एक चक्कर जो है वो लगवाने वाला हूं। देखो पहला चैप्टर जो है मैथ्स का परसेंटेज होता है तो उसमें से ये सवाल लिया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मैंने अपने टीचिंग करियर में, मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में भी अगर बोलूं तो हर एक पेपर के अंदर देखा है मैथ्स का, फिर चाहे परसेंटेज वहां पे मेंशन्ड हो या नहीं हो, क्योंकि मैथ्स की शुरुआत परसेंटेज से होती है। दूसरे सवाल पे आए आप, देखिए ये जो सवाल है ये है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। तीसरे सवाल के ऊपर आए, ये है प्रॉब्लम ऑन एजिस का। फोर्थ क्वेश्चन ये है प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ये है रेशियन प्रोपोर्शन का। देखो ऐसा है, जो बच्चा आज की तारीख में तैयारी शुरू कर रहा है, देखो उसको अगर एक सही गाइडेंस मिल जाए तो ये पेपर निकालना मेरे लिए, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत आसान है। आप सबके लिए ये पेपर निकालना बहुत आसान है, गाइडेंस आपको सही मिलनी चाहिए। ये सब चीजें अगर हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप तक शेयर कर पा रहे हैं, उसका रीजन साफ है क्योंकि हम काफी ऐसे दौर से होकर गुजरे हुए हैं जिस दौर पे आज आप आ चुके हो, तो आपको उस दौर से वापस ना गुजरना पड़े, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस आप तक पहुंचे। तो जो हम बोल रहे हैं आप उसको समझिएगा, उसे नोट डाउन करिएगा और उसे प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये 5 एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूं तो आपका फर्ज ये बनता है इनको समझने के बाद इनको वापस से खुद से सॉल्व करें, और ऐसे जो मिलते जुलते एमसीक्यूज आपको डिफरेंट बुक्स में देखने को मिलेगा आप उन्हें भी सॉल्व करें। ठीक है, आएंगे पहले सवाल के ऊपर, रीड करें मेरे साथ। आप देखिए, A student has to get 40% marks to pass in an examination। बोल रहा है एक बच्चे को 40% नंबर लेने पड़ेंगे या लेने हैं एक पेपर को पास करने के लिए, एक एग्जाम को पास करने के लिए। आमतौर पे हमें मालूम है ये 33 के करीब होता है ना। पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 33.33 आमतौर पे 1/3 होता है टोटल मार्क्स का। यहां बोल रहे हैं 40% मार्क्स चाहिए पास होने को। क्लियर है? ठीक है, अब देखो अगेन वही बात, इस क्वेश्चन को सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, आइए मैं आपको वही बताता हूं। दोस्तों ये मैंने एक बॉर्डर लाइन बना दी और मैंने यहां पे लिख दिया 40%, यानी वो बच्चा जिसकी मार्क्स जो होंगे इस 40% से कम होंगे वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो मैं उसे यहां रखूंगा।
जिस बच्चे के मार्क्स 40% से ज्यादा हो जाएंगे वो क्या होगा, पास। उसे मैं राइट साइड रख रहा हूं। और जिस बच्चे के मार्क्स 40% ही होंगे वो इस बॉर्डर लाइन के ऊपर आएगा, वो भी पास ही होगा। ये मालूम है ना आपको। अब बोल क्या रहे हैं, सपोज ही गेट्स 30 मार्क्स एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स। बोल रहे बच्चे ने 30 नंबर लिए और वो 50 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कहने का, ये ध्यान से समझना। 30 नंबर लिए और वो फेल हुआ है। अगर फेल हुआ है तो कहां जाएगा, लेफ्ट में आएगा। ये वो बच्चा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिस बच्चे ने 30 मार्क्स ले लिए, ठीक है। इस बच्चे ने 30 नंबर जो है वो ले लिए, मगर उसने बोला क्योंकि ये फेल हुआ है तो मैंने इसको लेफ्ट में रखा। और फेल हुआ कितने मार्क्स से, उसने बोला फेल भैया हुआ ये 50 मार्क्स से, 50 मार्क्स से। यानी जो नंबर उसने लिए यहां पर और जितने चाहिए थे उसे पास होने के लिए यहां पर, उन दोनों के बीच का जो गैप रह गया दोस्तों वो 50 नंबर का रह गया। यानी वो बच्चा अगर ये 50 मार्क्स भी ले लेता वो इस बॉर्डर लाइन के ऊपर आ जाता और वो 40% उसकी हो जाती, वो पास हो जाता। क्या ये समझ आ रहा है? पूछा क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन दैट एग्जामिनेशन। यानी ये पूरा पेपर जो है ये अभी तक हमें मालूम नहीं चला कि वो कितने नंबर का है। 100 नंबर का भी हो सकता है, 200 नंबर का भी हो सकता है। वही पूछा ये पूरा पेपर जो है ये कितने नंबर का है। चलिए एक बार वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे साथ साथ जो मैं शब्द बोल रहा हूं उनको समझो, उनको सुनो और फिर यहां पे आ जाओ। देखो एक बच्चे को 40% नंबर चाहिए थे पास होने के लिए। मैंने एक बॉर्डर लाइन बनाई, मैंने बोला अगर इस बच्चे के 40% आ जाएंगे वो पास होगा, जिसके इससे ज्यादा होंगे वो भी पास, बट जिसके इससे कम होंगे वो फेल। अब वो बच्चे ने 30 नंबर लिए, नंबर देखो यहां परसेंटेज था बट यहां मार्क्स आ गया, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, आगे चलेंगे। और वो फेल हो गया, फेल हो गया तो मैंने उसे यहां रखा, मैंने बोला बच्चे के 30 नंबर आ गए। अब कुछ गैप रह गया होगा फेल होने से, पास होने से। फेल तो हो ही गया, पास होने से कुछ गैप रह गया होगा, यानी कुछ और नंबर वो ले लेता तो वो पास हो जाता। अब और कितने नंबर ले लेता, वही उसने बोला 50 नंबर से फेल हुआ, यानी अगर वो ये 50 नंबर ले लेता तो वो इस लाइन के ऊपर आ जाता और वो पास हो जाता। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए 30 उसने लिए, 50 और अगर वो ले लेता तो टोटल मार्क्स उसके कितने होते, 80। यानी मार्क्स की अगर मैं बात करूं, नंबर की मैं बात करूं तो 80। और अब जब वो यहां पे पहुंचेगा तो उसकी परसेंटेज 40 हो जाएगी। तो यहां से हमने सीखना क्या है, हाउ टू इक्वेट परसेंटेज विद अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक बार आप ये परसेंटेज को न्यूमेरिकल वैल्यू से इक्वेट करना सीख गए, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं ये बोल रहा हूं यानी 40% जो होता वो 80 मार्क्स के बराबर होता। यहीं से मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब देखो कैसे दोस्तों, इसके बाद याद आप रखेंगे हमेशा 1% की वैल्यू निकालनी होती है, वो आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 40, क्योंकि 40 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो 1% की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, 2। बट क्योंकि हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 100 नहीं बोलोगे आप, 100% बोलोगे, ठीक है। चाहे वो पेपर 10,000 नंबर का भी क्यों ना हो, अपने आप में वो 100% ही होगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ लेफ्ट में भी मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो मुझे राइट में भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब मैं 100% की बात बोल रहा हूँ तो उसका मतलब यहां बन कितना रहा है, 200 मार्क्स। यानी ये पेपर दोस्तों 200 नंबर का था, ये एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का था। तो क्या हमारा एमसीक्यू सॉल्व हुआ, क्या ये ऑप्शन में दिखा गया है 200 नंबर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये है हमारा सही जवाब। बताओ मुश्किल था क्या, बताओ कोई लंबा था क्या, सही रास्ता आपको मैंने बताया चलने का। आप इस क्वेश्चन को आप एक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, बट मैं बता रहा हूं यहां वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये भी जो आपने किया ये भी कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्टकट भी है और ये कॉन्सेप्ट भी है, बट आगे मैं आपको शॉर्टकट कॉन्सेप्ट दोनों सिखाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। जब एक बार आप परसेंटेज को वैल्यू के साथ इक्वेट कर दोगे ना, उसके बाद हमेशा 1% की वैल्यू निकालिएगा, क्योंकि उसके बाद वो आपसे क्या पूछ रहा है वो देखिए। वो पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स पेपर में 100% होता है, तो मैंने 100% की वैल्यू निकाली। अगर वो मुझसे पूछता पासिंग मार्क्स कितने हैं, आप बोलते सर वो तो ऑलरेडी पता है, नहीं पता, वो परसेंटेज पता है। पासिंग परसेंटेज हमारे पास 40% है, मार्क्स में अगर निकालना होता मैं यहां भी 40 से मल्टीप्लाई करता, यहां भी 40 से मल्टीप्लाई करता तो 80 मार्क्स आता, जो कि यहां से मिल ही रहा था मुझे 30 और 50 80। तभी तो उसने ये पूछा नहीं आपसे, आप तो ऐड करके ही बता देते। डन हो गया भाई, चलें आगे। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों मुझे लगता है आपको यहां पे लोगो दिख रहा होगा मंजिल भारत का, जिसकी वजह से क्वेश्चन को देखने में दिक्कत आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड ले लेता हूं, अभी मुझे लगता है ठीक होना चाहिए। चलो, A bus travels from A to B at a speed of 60 km/h। देखो अब हमारा भाई माइंड कैसे शिफ्ट करना है हमें अगले चैप्टर के ऊपर है, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इस तरह के मिक्सचर क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। कोई सवाल किसी चैप्टर से होगा, कोई सवाल किसी चैप्टर से होगा, तो आपको खुद में एक अपनी सहनशीलता जो है वो रखनी है, अपनी एक कॉन्फिडेंस रखना है खुद पे, और समझना है कि ये आपका कर्तव्य है इस पेपर को पास करना। बस ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देखो भाई ये था पॉइंट ए,
ये आ गया पॉइंट बी। तो बोल रहा है एक बस जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रही है और वो जा रही है किस स्पीड पे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। एंड रिटर्न बैक ऑन द सेम पाथ, इसी रास्ते से वापस आ रही है, मतलब बी से ए वापस भी आई और वापस आते समय उस बस की स्पीड क्या थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसा सवाल है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है पेपर्स के अंदर। आपके लिए जेकेपी कांस्टेबल के लिए एक जरूरी सवाल है, आ सकता है आपको। अब पूछ क्या है, व्हाट इज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। भाई इस पूरी जर्नी में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। बोला जाते समय बस की स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरे रास्ते में रही यही। वापस आते समय उसकी स्पीड घट गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही, क्योंकि हो सकता है चढ़ाई हो। मैंने तो स्ट्रेट पाथ बनाया, हो सकता है चढ़ाई हो, चढ़ाई में स्पीड अक्सर घट जाती है। बोल रहा एवरेज स्पीड क्या होगी इस पूरी जर्नी के लिए। देखो यहां पर जब वो एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एवरेज का फॉर्मूला बच्चे ये समझते हैं सम डिवाइडेड बाय नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। माइट भी कोई बच्चा ये बोले सर ऐसा करो ना 60 + 40 कर लो, सम कर लो ऑब्जर्वेशन का, डिवाइड करो 2 से, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है। तो सर आप ऐसे करो 100 को 2 से डिवाइड कर लो, सर आपकी एवरेज स्पीड आ गई ना यार 50 किलोमीटर पर आवर। वो सर ऑप्शन में भी है 50 किलोमीटर पर आवर, मिल गया सर हमें आंसर, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। अगर ऐसा ही होता तो मेरे भाइयों ये क्वेश्चन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का नहीं होता, ये एवरेज का होता। अब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में आया है तो उसका भी कोई ना कोई यूज जरूर होगा, ठीक है। यहां पर एवरेज इस तरह से नहीं निकाली जाती है। चलिए मैं आपको बता देता हूं एवरेज का फॉर्मूला रहता क्या है इस पूरे क्वेश्चन में। पहले मैं आपको पूरा कंसेप्चुअल बता रहा हूं, फिर शॉर्टकट पे आएंगे। एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हम एवरेज किसका निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड का निकाल रहे हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये तो मालूम है ना सभी को। तो अगर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो ये स्पीड जो है ये बन गई एवरेज स्पीड, ये डिस्टेंस बन गया टोटल डिस्टेंस, ये टाइम बन गया टोटल टाइम। क्योंकि हमें पता है कि 2 डिस्टेंसेस हैं, 2 वक्त लगे होंगे उन्हें सॉल्व करने को। आइए टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमें मालूम नहीं है, मैं लेट कर लेता हूँ ए से बी तक की दूरी जो है दोस्तों वो एक्स है। तो बताओ जाते समय उसको कितना डिस्टेंस लगा, एक्स। वापिस आते समय भी उसने एक्स ही कवर किया तो x + x हो जाएगा। टाइम कितना लगा है भाई, यहां से अगर आप टाइम का फॉर्मूला लगाओगे वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी जब a से b जा रही थी हमारी बस तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस था x, स्पीड थी उसकी 60। जब b से a की ओर आ रही थी हमारी ट्रेन, टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस तब भी x था, स्पीड उसकी 40 थी। यानी टाइम डायरेक्ट तो नहीं मालूम मुझे, बट मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके टाइम निकाला। घबराने की जरूरत नहीं है, ये वो काम है जो हमें नहीं करना। x/60 + x/40 ये आ गया टोटल टाइम। अब आपने क्या करना है, x + x कितना हो गया 2x, नीचे एलसीएम लो 120 एलसीएम आएगा। 63 * 1 2 * 120, 2 × x is 2x, 43 * 120, 3 × x is 3x। यानी मुझे मिलेगा 2x/5x, ये 120 जाएगा न्यूमरेटर में, x कट गया, 5 2 × 4 2 आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों दिस इज योर आंसर, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी भैया मेरी क्या एवरेज स्पीड। दिस इज द करेक्ट आंसर। बट मेरे को मालूम है, घबराना मत, मुझे मालूम है कि आप सबने ये काम किया है 9th 10th में कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, ये सीखा है। और मुझे ये मालूम है कि आप सबको लग रहा होगा सर यार ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो लंबा है। चलिए सर मुझे समझ तो आई, बट मैं चाहता हूं सर आप मुझे इसके लिए कोई शॉर्टकट समझाओ। आप तो बोलते हो शॉर्टकट्स अवेलेबल है, तो बताओ शॉर्टकट। आइए अब उस पर आते हैं। बट ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना जरूर था, होना चाहिए था। शॉर्टकट क्या है, फॉर्मूला इज 2xy अपॉन x + y। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट, एवरेज स्पीड। x और y यहां पर क्या है, 2 स्पीड्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं यानी 2 × पहली स्पीड कितनी थी 60, दूसरी कितनी थी 40, डिवाइड बाय 60 + 40, यही मिलेगा आपको, मिलेगा मेरे भाई। करो सॉल्व आगे, क्या मिल रहा है आपको, 2 × 60 × 40 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। 60 और 40 100 हो गया, 2 0 कैंसिल हो गए, 6 4 24, 24 2 क्या मिल रहा है 48 किलोमीटर पर आवर। बताओ 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बट ये करने के लिए मुझे आपको पहले यहां से होके गुजारना था, तब मैं आपको ये बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। देखो ये टोटल टाइम हुआ है, ये टोटल डिस्टेंस हुआ है,
बट बात दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अगर रट्टा मार के ये आप करोगे सॉल्व तो होगा नहीं। आइए बताता हूं क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला वही यूज होगा जहां पर जाने का जो डिस्टेंस है वापस आने का दोनों बराबर हो, यानी दो डिस्टेंसेस अगर बराबर होंगे, देखो जाने का भी एक्स था वापस आने का भी एक्स है, तो ही ये फॉर्मूला यूज करोगे। और अगर किसी सवाल के अंदर आपको ये बोला जाए कि जा ए से बी रही है वापस बी से सी रही है और डिस्टेंस अलग है और तब एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से दैट कॉन्सेप्ट इज बिगर देन शॉर्टकट। चलिए बताइए फिर आगे चलते हैं। आइए भाई तीसरे सवाल के ऊपर आ जाओ। प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी, तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इन तीनों के उम्र का जो सम है वो कितना दिया गया है? 90 ईयर्स दिया गया। कितना दिया गया मेरे भाइयों? 90 ईयर्स दिया गया, ठीक है। याद रखना जहां मैं नाम लिख रहा हूं ये प्रेजेंट टेंस है, पीछे जाऊंगा तो पास्ट, आगे आऊंगा तो फ्यूचर। 10 ईयर्स देखो, अब ये बोल रहा है 10 साल पीछे जाओ, ये लो हम 10 साल पीछे जाते हैं। 10 years ago the ratio of their ages was 1:2:3। बोला 10 साल पहले इनकी उम्र का जो रेशियो था 1, 2 और वो कितना था? 3 था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी। आपसे आज की उम्र पूछी है और किसकी पूछी है? बी की पूछी है। तो मैंने हमेशा समझाया है, जो भी बच्चे में से ऑलरेडी पढ़े होंगे उनको मालूम हुआ मैं क्या बोलता हूं, कि भाई आप रेशियो को उठा के कहीं नहीं ला सकते हो, बट सम या डिफरेंस को उठा के लेकर जा सकते हो। देखो अगर आज इन तीनों की उम्र का जोड़ है 90 साल, ऐड करके 90 ईयर्स बन रहा है। माइट भी हो सकता है ये 10 साल का हो, ये 20 साल का हो। 10 और 20 कितना हो गया? 30। और ये 60 साल का हो, 30 और 60 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। माइट भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये 40 का हो, ये भी 40 का हो, ये 10 का हो। 40 40 80 और 10 तब भी 90 हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, बट मैं ये बोल रहा हूं आप सभी को कि हमें तो मालूम है कि आज सम 90 ईयर है। अगर मैं 10 साल पहले चले जाऊं, 10 ईयर पीछे जो ये बोल रहा है, तो ए की उम्र 10 साल घट जाएगी, बी की उम्र भी 10 साल घट जाएगी, सी की उम्र भी 10 साल घट जाएगी। ये समझ रहे हो? तो टोटल उम्र कितना घट जाएगा? 30 साल घट जाएगा। यानी अगर मैं इस टाइम पे इनका सम निकालता तो 90 में से मुझे 30 माइनस करना पड़ता, यानी उनकी एजेस का सम कितना रहता? 60 ईयर्स। ये जरूरी था। दोबारा बता रहा हूं, अगर मैं 10 साल पहले जाऊंगा, इन तीनों की उम्र 10-10 साल घट जाएगी, तो भाई इसमें भी 10 माइनस, इसमें भी 10 माइनस, इसमें भी 10 माइनस। अगर आज 90 है तब 60 होता। अब यहां रेशियो दिए तो अब रेशियो का सम करो। 3 2 5 और 1 6, यानी जो चीज आपके अकॉर्डिंगली 6 यूनिट्स है वो चीज उनके अकॉर्डिंगली 60 साल है, क्योंकि आपको भी सम दिया, आपने रेशियो का भी सम किया। इधर से 1 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है? 10 साल, 10 ईयर्स मिल रही है। अब 1 यूनिट मिल गई। अगर आपको बी के बारे में पूछा है, निकालिए बी की बात, तो बी के पास 2 यूनिट्स है, तो 2 × 10 यानी बी की उम्र कितनी होती है? 20 साल। मगर ये हमारा आंसर नहीं है, 20 साल दिया है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये 10 साल पहले की उम्र है। उसने हमसे प्रेजेंट एज पूछी है बी की, तो 10 साल ऐड कर लो, 20 में 10 जोड़ लोगे, तो आज जो बी की उम्र होगी मेरे भाइयों वो कितने साल हो जाएगी? 30 साल, 30 ईयर्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो देख लो क्वेश्चन को कितना आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, ए बी और सी इनकी आज की उम्र थी 90 साल, ऐड करके
10 साल पहले इनकी रेशियो दी थी एजेस की, मैं रेशियो को उठा के ऊपर नीचे नहीं ला सकता, बट सम को उठा के लेके जा सकता हूं। मैंने बोला अगर आज 90 है ऐड करके तो 10 साल पहले जाऊंगा, तीनों की उम्र 10-10 साल घट जाएगी, यानी 30 घट गई, 90 में से 30 घटाया तो 60 हो गई। अब होता ये है कि रेशियो में भी आप ऐड करो, क्योंकि यहां भी ऐड करके दिया हुआ है, तो वो 6 यूनिट बन गए, 6 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 10, 2 यूनिट की वैल्यू 20। मगर बी की आज की उम्र पूछी थी, मैं 10 साल आगे आ गया तो बी की आज की उम्र 30 साल हो गई। आइए क्वेश्चन 4 के ऊपर, द मार्केट प्राइस ऑफ ए फैन इज ₹150। बोल रहे एक पंखे के ऊपर रेट लगाया गया था 150, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है ये। कस्टमर ने उसे 108 रुपए का खरीदा, पंखे के ऊपर रेट कितना लगाया था 150। आगे क्या बोल रहा है, कस्टमर ने उसे कितने का खरीदा है, 108 रुपए का खरीदा, 108 रुपीज का खरीदा, यानी दुकान ने 108 का बेचा होगा, सेलिंग प्राइस 108 होगा, ये तो समझ रहे हो आप। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, या 150 की चीज अगर 108 में मिल रही है तो उसका बोलो डिस्काउंट तो मिला ही होगा। और यहां 2 डिस्काउंट मिले एक के बाद एक। पहला डिस्काउंट जो है वो 20% का है, आपसे दूसरा डिस्काउंट पूछा गया है। तो ये अगर आपको ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप आ जाइए हमारे कोर्स के अंदर, जो कि आपको मिलेगा हमारी मंजिल भारत एप्लीकेशन के ऊपर। वहां मैंने ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल में समझाया है, बट ये उस चैप्टर का सबसे हाई लेवल क्वेश्चन है, तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको वो समझना भी जरूरी है। कोशिश जरूर करूंगा कि आपको यहां पहुंचा पाऊं। देखो दोस्तों, 150 की चीज 108 में मिल रही है, डिस्काउंट मिला होगा। डिस्काउंट एक बार में नहीं, 2 डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला डिस्काउंट उसने 20% का बोला। अब मैं आपको बोल रहा हूं 150 के ऊपर जब आप 20% का डिस्काउंट लगाओगे, जो कि D1 बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जो कि मैं कितना बोल रहा हूं D1। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, आ रहा हूं मैं। तो डिस्काउंट 1 कितना हो गया 20%। अब इसके ऊपर अगर मैं 10% लगाऊंगा तो 15 वैल्यू आएगी। 10% कैसे निकालते हैं, एक्सट्रीम राइट से एक डिजिट छोड़ के, तो 20% कितना आ जाएगा, 15 और 15 30, यानी यार ये आप 20% 150 का साइड पे भी निकाल के देखे 30 आएगा। तो 150 के ऊपर पहला डिस्काउंट जो मिला है वो मिला है कितने का, 30 रुपए का। तो ये चीज मिलनी कितने चाहिए थी, 120 की, बट बिली कितने की, 108 की। तो यहां पर भी एक डिस्काउंट दिया गया है D2, जिसको मैं बोलूंगा, यही आपसे निकालने को बोला है। आराम से सुनिए यार, 150 की चीज थी, 108 की मिली, डिस्काउंट दिया है। उसने बोला पहला डिस्काउंट था 20% का, मैंने 20% इस पे लगाया, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे लगता है। तो वो 30 रुपए का डिस्काउंट था, तो 150 में से अगर 30 हटा दूं, यानी चीज 120 की बिकनी चाहिए थी, अभी भी 108 की बिकी है। यानी यार ये 12 रुपए का डिस्काउंट अभी भी मिला है, पर उसने जो डिस्काउंट पूछा वो हमसे परसेंटेज में पूछा। तो भाई डिस्काउंट परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा डिस्काउंट, मिलता हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर है, नीचे आएगा मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्काउंट 12 का मिला है किस पे, 120 पे मिला है, 150 पे नहीं 120 पे, क्योंकि ये सेकंड डिस्काउंट है। मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 10 से कटेगा, ये भी 0 कैंसिल आउट होगा। दोस्तों सेकंड डिस्काउंट जो होगा वो 10% का होगा। कितने परसेंट का होगा मेरे भाइयों, 10% का होगा। मैं जरूर ये मानता हूं आगे कोई एक ऐसा बच्चा जिसने पहली बार ये प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल देखा है, उसको ये समझ उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको कॉन्सेप्ट ये बेसिक सीखना ही है। बट अगर आपने ये चीजें पहले सीखी हैं तो आपके लिए जरूर आसान होगा। जिसने नहीं सीखी आ जाइए हमारे कोर्स के ऊपर, वहां आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट था दोस्तों। चलो आइए, मैं अब आपको ये जो चीजें समझाने के ऊपर गौर फरमा रहा था, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज योर होमवर्क। अब आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इफ इन केस अगर ये अच्छे से सॉल्व हो पाता है आपसे तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए यार मैं करवा ही देता हूं, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है, मैं करवा ही देता हूं। बार बार ये सवाल पूछा गया, पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए। बोल रहे एक बैग पड़ा हुआ है, एक बैग पड़ा है, इसमें 1 रुपए का भी सिक्का है, 50 पैसे का भी सिक्का है, और 25 पैसे का भी सिक्का है, और सिक्के की रेशियो दी है 5:6:8। टोटल मनी जो है बैग में वो है 210। आपको ये बताना है सिक्के कितने पड़े हैं, रेशियो में दिए है ना, आपसे ये पूछा वैल्यू में कितने, यानी नंबर में कितने। देखो ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको मेरे कोर्स में मिल जाएगा, आप पहले खुद ट्राई करिए, सॉल्व होता है तो ठीक, नहीं होता तो आ जाइए मेरे कोर्स के ऊपर। वहां पे आप देखिए पूरी एक्सप्लेनेशन इस जो सवाल है इस क्वेश्चन की आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। यहां मैं आपको सिर्फ इतना बता पाया हूं कि भाई 3 तरह के सिक्के पड़े हुए हैं एक बैग के अंदर, उसमें 1 रुपए वाला सिक्का भी है, 50 पैसे वाला सिक्का भी है, और 25 पैसे वाला सिक्का भी है। अब ये जो 3 तरह के सिक्के यहाँ पड़े हुए हैं, ये किस रेशियो में पड़े हैं, 5:6:8 में पड़े हुए हैं 3 तरह के सिक्के। समझ रहे मेरा पॉइंट। अब वो बोल रहे हैं कि टोटल मनी जो है इस बैग के अंदर वो 210 रुपए, 210 रुपीज है। अब अगर ये सिक्के जो है ये 3 तरह के पड़े हुए हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं यार, बार बार फोन कर रहे हो आप,
हाँ 2 मिनट रुको, दो मुझे आप। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ये 3 तरह के सिक्के हैं जिसकी रेशियो 5:6:8 है। यहाँ टोटल मनी जो है बैग में वो 210 रुपए, 210 रुपीज। अब आगे बोल रहे हैं देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। आपको हर तरह के सिक्के के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये कितने पड़े हैं, 1 रुपए के सिक्के इसमें कितने हैं, माइंड में 5 भी हो सकते हैं, 10 भी, 15 भी, 20 भी, कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। इस पूरे क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो आपको मेरे कोर्स में मिल जाएगी जेकेबी कांस्टेबल की। आप आ जाइए वहां पर, आपको वहां पर समझने का मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो बाकी सवाल मैं आपको समझा पाया हूँ आपको अच्छे से पता चला होगा और किसी हद तक आप इस मैथ्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले पाए होंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, जहां पर रीजनिंग के लिए भी कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज एमसीक्यूज लेकर आऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए लेक्चर कैसे लगा।